हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान में समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्के और समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्के, और उसके बाद में हमने देखा कि समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियां भी हमने देखी। और फिर हमने देखा कि समुद्रगुप्त जो है किस तरह से कला और संगीत का प्रेमी था। तो समुद्रगुप्त के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि एरन के अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी, ठीक है, दत्त देवी का वर्णन मिलता है, ठीक है। और आगे हमको जो है ये जानकारी मैंने आपको दी कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र, ठीक है, समुद्रगुप्त के दो पुत्र, यानी कि हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड या द्वितीय, ये जो है ये दो पुत्र थे। और संभवतः रामगुप्त जो था वो जो है ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि गुप्त अभिलेखों में, दोस्तों गुप्त अभिलेखों में कहीं भी रामगुप्त का जिक्र या वर्णन नहीं मिलता है। रामगुप्त को जो है, यानी कि साहित्यिक कथाओं में रामगुप्त का जो है वर्णन मिलता है, या हम कह सकते हैं कि गुप्त काल के बाद के जो अभिलेख है उसमें रामगुप्त का जो है वर्णन मिलता है। तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर और रामगुप्त के इस रामगुप्त नामक कैरेक्टर पर जो है इतिहासकारों का मतभेद है। ऐसा माना जाता है, ऐसे जो है, यानी कि देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त द्वारा एक रचित जो है, यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास में साहित्यिक जो विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त का ये नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। इस देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार कि चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई रामगुप्त था, और रामगुप्त ने शासन किया चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले। रामगुप्त के समय शकों का आक्रमण भारत पर होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा शक क्या है। शकों का भारत पर आक्रमण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रामगुप्त जो है एक बहुत ही अपमानित जो है संधि करता है, और अपमानजनक संधि उसको करनी पड़ती है। रामगुप्त इस संधि के तहत, ठीक है, कि अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी को शक राजा को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी नाटक में आगे हमको जानकारी मिलती है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो बहुत ही साहसी और स्वाभिमानी पुरुष था, ठीक है, इसने जो है अपनी भाभी की वेशभूषा में, यानी ध्रुव देवी की वेशभूषा में शक क्षत्रपों के या शक शासकों के यहाँ पर पहुँचता है, और शक जो शासक थे, शक जो शासक था उसकी हत्या करके, ठीक है, यानी कि ध्रुव देवी को उसकी चुंगल से छुड़ा लेता है। फिर जो अपने भाई को इतना जो है कायर और जो है इस तरह का जो व्यवहार भाई का देखता है, तो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलकर, ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी ही भाई की हत्या कर दी और अपनी भाभी से शादी कर लेता है। ये जो है पूरी की पूरी कथा, यानी कि हमको कहाँ मिलती है, विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से मिलती है। इसके अन्य जो साहित्यिक स्रोत है इस कथा के, ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत जो है या साहित्यिक हम जानकारी जो हमको अन्य कथाओं में मिलती है, उसमें जो है बाणभट्ट की हर्ष चरित्र, ठीक है, तो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में भी हमको
ये जो है जानकारी मिलती है। भोज की श्रृंगार प्रकाश में भी हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो भोज जो थे उसकी जो है श्रृंगार प्रकाश में भी हमको ये जानकारी मिलती है। एक राजशेखर की काव्य मीमांस, उसमें भी हमको जानकारी मिलती है। तो राजशेखर की काव्य मीमांस में भी जानकारी मिलती है। तो आप देख रहे हो कि ये एक कहानी जो सबसे पहली बार जो है वो इस जो है नाटक में जो विशाख दत्त द्वारा रचित है, इसमें जो हमको देखने को मिलती है। और इसमें ये बताया गया कि समुद्रगुप्त के दो बेटे रामगुप्त जो है शासक बना। रामगुप्त के समय शकों का भारत पर आक्रमण होता है। शकों का जब आक्रमण होता है तो ये अपमानजनक संधि करता है। अपमानजनक संधि के तहत अपनी ही पत्नी ध्रुव स्वामिनी को या ध्रुव देवी को जो है समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी भाभी की वेशभूषा में ये जो है उनके जो है छत्र शासक के जो है कबीले में जाता है और छत्र शासक के जो है पड़ाव पर जाता है और वहाँ पर जो है वो उसकी हत्या करके अपने भाभी को चुंगल से छुड़ा कर लाता है और फिर अपनी भाई की हत्या करके भाभी से शादी करता है। और ये जो जानकारी मिलती है हमको इन साक्ष्यों में भी मिलती है, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में, भोज के श्रृंगार प्रकाश में, राजशेखर के काव्य मीमांस में भी हमको जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी जो है हमारे पास हमको जो है मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त, यानी कि ये जो है ये पूरा का पूरा यानी कि रामगुप्त के द्वारा जो है जारी किया गया एक भी सिक्का नहीं मिला, एक भी अभिलेख नहीं मिला। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है रामगुप्त जो है बहुत छोटे काल तक, बहुत संक्षिप्त काल तक जो है यानी कि ये जो है राज्य कर रहा था, इसलिए इसको टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, और टाइम नहीं मिला तो इसने जो है ना सिक्के चलाए, क्योंकि वो इसी जो है पूरी इस कड़ी में उलझा रहा तो उसके पास में इस तरह का समय नहीं था। तो ये कुछ भी जो है इस तरह के अभिलेख नहीं लिखवा पाया और अपने नाम के कोई सिक्के जो है चालू नहीं करवा पाया। तो ये इतिहासकारों का मतभेद है। इतिहासकार कुछ जो है रामगुप्त की कहानी को मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं कि ये जो है शक कौन थे। ठीक है, यानी कि ये शक जो है यानी कि यूनान के बाद में, यानी कि यूनानी आक्रमण भारत में होता है सिकंदर के बाद में भारत पर ये आक्रमण करते हैं शक। ठीक है, शक जो आक्रमण करते हैं, ठीक है, यानी कि कुषाणों की क्षत्रप होते हैं। तो ये जो है शक जो आक्रमण करते हैं, ठीक है, शक आक्रमण करते हैं। तो शक जब आक्रमण करते हैं तो शक जो है वो अफगानिस्तान से भारत में आक्रमण करते हैं। ठीक है, और ये बेलन दर्रा से जो है ये भारत में आते हैं। कौन से दर्रा से? बोलन दर्रा से या बेलन दर्रा से ये भारत में आते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है इनकी दो शाखाएं होती है। क्षत्रप यानी कि इनके हम कह सकते हैं शक शासकों की जो है भारत में दो शाखाएं स्थापित होती हैं। एक को हम कहते हैं उत्तर की शाखा। ठीक है, उत्तर शाखा जो थी इनकी उत्तर के महाक्षत्रप भी बोला जाता है, और इसमें हम कह सकते हैं तक्षशिला तथा मथुरा। ठीक है, तक्षशिला और मथुरा। फिर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी क्षत्रप जो थे, पश्चिमी क्षत्रप या शाखा, तो पश्चिमी क्षत्रप जो थे वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नासिक और उज्जैन में स्थापित होते हैं। नासिक तथा उज्जैन। वैसे दोस्तों इनकी जो शाखाएं थी वो 5 शाखाएं थी। ठीक है, 5 शाखाएं थी। 5 शाखाओं में ये 2 शाखाओं में जो है भारत में आते हैं। उत्तर के महाक्षत्रप जो है तक्षशिला और मथुरा में राज करते हैं। ठीक है,
और जो पश्चिमी के महाक्षत्रप होते हैं वो नासिक तथा उज्जैन में, इसको शाखा भी कह सकते हैं, नासिक तथा उज्जैन में जो है शासन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इनको ही सीथियन कहा जाता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको सीथियन कहा जाता है। सीथियन, सीथियन भी इनको कहा जाता है। सीथियन जो आप कभी कभी किताबों में पढ़ते हो सीथियन, ठीक है, ये ही सीथियन होते हैं। ठीक है, और ये हेमलनंद घाटी, हेमलनंद घाटी जो है, ये हेमलनंद घाटी ही जो है बेसिकली इनका स्थान माना जाता है। और यहाँ से ये जो है भारत पे जो है बोलन दर्रा से जो है भारत पर आक्रमण करते हैं। तो ये बोलन दर्रा से भारत में घुसते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, मैंने एक छोटा सा जो है व्यू दिया है इन्हीं शक महाक्षत्रपों के बारे में। और यही जो पश्चिमी शाखा थी ये भारत पर कई सालों तक राज करती है, और इनको जो है उखाड़ने का और भारत से बाहर उखाड़ कर फेंकने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। आप आगे देखोगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हीं शक जो है राजा को हराकर जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता है, विक्रमादित्य बोला जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इनमें से जो है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। ठीक है, तो विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण करता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय करता है। क्यों करता है, शक राजा को हराकर पश्चिम में जो सौराष्ट्र में काठियावाड़ में जो ये शक जो थे वो इनका जो है दबदबा था और यहाँ पर ये राज कर रहे थे, तो इनकी इस शाखा को उखाड़ कर फेंक दिया। ये शाखा पहले से कमजोर हो गई थी, तो इनको जो है ये उखाड़ कर फेंक देता है, उखाड़ कर जो है बाहर कर देता है भारत से। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है विक्रमादित्य नामक जो है उपाधि धारण की। इसलिए हमारा सवाल अगर आए कि इनमें से किसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आओ हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के बाद में शासक बनता है, क्योंकि रामगुप्त के बारे में जो है इतिहासकार जो है मतभेद है इसके राजा होने के बारे में, और यानी कि इसके शासन के पूरा जो शासन वृत्तांत है वो मतभेद में है। इसलिए हम मानते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद में भारत में जो है अगला जो राजा बना या गुप्त वंश का अगला जो उत्तराधिकारी था वो कौन सा था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन था 315 से लेकर 415 ईस्वी तक था। ठीक है, तो 315 से लेकर 415 ईस्वी तक था, और इसने कुछ उपाधियां धारण की है दोस्तों। तो उपाधियों में हम बात करेंगे, उपाधियां, ठीक है, उपाधियों में इसने सहसांक, तो सहसांक जो है ये उपाधि इसने धारण की। फिर इसने जो है यानी कि उपाधि धारण की सकारी, यानी कि एक उपाधि और धारण करता है सकारी। ठीक है, सकारी का मतलब होता है शकों का नाश करने वाला, ठीक है। फिर इसने देवश्री, देवगुप्त, देवराज इस तरह की उपाधियां धारण की, यानी देवगुप्त, ठीक है, देवश्री, देवराज, तथा श्री नरेंद्र, चंद्र नरेंद्र, इस तरह की उपाधियां ये धारण करता है। ठीक है, तो ये इस तरह की उपाधियां ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है
यानी कि ये उपाधियां धारण करता है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये एग्जाम में सवाल आते हैं इस तरह के कि देवगुप्त जो थी या देवराज किसकी उपाधि थी, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उन अभिलेखों की भी मैं आपको जो है आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसका जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका सांची का अभिलेख है, मथुरा स्तंभ लेख है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, द्वितीय के अभिलेख, मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो ये मथुरा अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख, इसमें हम कह सकते हैं कि ये पंचम वर्ष, यानी कि राज्य के पंचम वर्ष, तो राज्य के पंचम वर्ष में ये निर्गत किया जाता है, तो राज्य के पंचम वर्ष में निर्गत, तो यानी कि मैं मानूं 380 ईस्वी में। ठीक है, तो 380 ईस्वी में ये जो है निर्गत किया जाता है, लिखवाया जाता है, और इसमें जो हम कह सकते हैं गुप्त संवत के साथ राज्य वर्ष का भी उल्लेख होता है। ठीक है, तो गुप्त वर्ष के साथ राज्य वर्ष का भी उल्लेख। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जब बात की थी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत करवाई, गुप्त संवत की शुरुआत की, और उसका जो है अभिलेख के साक्ष्य हमें कहाँ मिलता था, और उसका अभिलेख के साक्ष्य मैंने कहा आपको बताया कि कहाँ मिला, मथुरा अभिलेख में मिला। तो मथुरा अभिलेख में गुप्त संवत के साथ राज्य वर्ष का भी उल्लेख मिलता है, दोनों का साथ साथ मिलता है कि इस वक्त इनका राज्य जो है अभिषेक राज्य वर्ष था ये, और ये इसका गुप्त संवत था। ठीक है, तो ये हमको ये जानकारी मिलती है। अब एक जो है मैं आपको बताना चाहता हूं मेहरौली का अभिलेख। ठीक है, मेहरौली का अभिलेख का अभिलेख, ठीक है दोस्तों, ये जो मेहरौली का अभिलेख है, मेहरौली यानी दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में, तो यानी कि दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में है। अनंगपाल तोमर ने, ठीक है, ये पहले जो है व्यास नदी की घाटी पर था। ठीक है, अनंगपाल तोमर ने ये जो है पूरा अभिलेख जो है दिल्ली में लेके आया। ठीक है, तो अनंगपाल तोमर जो है वो इसको दिल्ली में लेकर आता है। अनंगपाल तोमर वंश से शासक था। अनंगपाल तोमर जो है ये बेसिकली क्या था, ये दिल्ली लाया इसको। ठीक है दोस्तों, और जेम्स प्रिंसेप ने इसको पहली बार प्रकाशित करवाया। प्रिंसेप प्रकाशित किया। ठीक है, और इसमें चंद्र नामक राजा का वर्णन मिलता है, का वर्णन, जिसने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को अपने अधीन कर लिया, ये बात इसमें जो है मिलती है। यानी कहने का मतलब है इस चंद्र राजा के नाम को लेकर जो है
इतिहासकारों में मतभेद है। इस चंद्र को हम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है समकक्ष मानते हैं, या सॉरी समकक्ष नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हम इसका समीकरण जोड़ते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के साथ हम इसका समीकरण जोड़ते हैं। और ये मेहरौली का अभिलेख है। मेहरौली का अभिलेख जो है मैंने कहा दिल्ली के, अभी ये कुतुब मीनार के पास में है। अनंगपाल तोमर इसको दिल्ली में लाया था। जेम्स प्रिंसेप ने इसे प्रकाशित करवाया और चंद्र नामक राजा का वर्णन मिलता है। तो इसी तरह जो है हम कहा सांची का लेख भी है इसका, ठीक है, और गढ़वा का लेख भी है। तो ये जो हमारे सांची का लेख, गढ़वा का लेख, मेहरौली का लेख और ये जो है मथुरा का अभिलेख, ये दो इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें कुछ जो है जानकारी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, यानी कि ये इतना ध्यान रखना इसके लिए, गुप्त संवत की जो शुरुआत जो है, गुप्त संवत का जो है यानी कि कहां पर वर्णन मिलता है, तो मथुरा के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी अपने पिता के समान ही जो है महान था। ठीक है, तो ये अपने पिता के समान ही पुत्र भी महान था, यानी समुद्रगुप्त के समान ही ये महान था और ये जो है अतुल पराक्रमी था। ठीक है, और स्वाभिमानी था। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली अपने विजय अभियानों को जारी रखता है। और इन विजय अभियानों को जारी रखने के लिए देखिए दोस्तों कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में, ठीक है, समुद्रगुप्त ने विलय की भी नीति को अपनाया। और आपने देखा कि कुछ जगह उसने विलय की नीति को न अपनाकर करद घोषित कर दिया था। तो जैसे ही केंद्र की पावर यानी समुद्रगुप्त का जो है हम कह सकते हैं, जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है तो एक बार ये जो सारे जो राज्य है, ये जो सारे जो गण हैं, अपनी अपनी स्वतंत्रता के प्रयास करता है। पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके सारे जो हैं यानी कि ये जितने भी छोटे छोटे गणराज्य थे, ये वास्तव में स्वतंत्र जो है, स्वतंत्रता या स्वतंत्र जो है प्रेमी थे, स्वतंत्रता के प्रेमी थे। ठीक है, स्वतंत्र प्रिय थे। तो अब जो है ये बेसिकली जो है यानी कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में ये अपनी स्वतंत्रता के लिए फिर से जो है प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त ने इनकी सारी जो है विजय अभियानों को जो है यानी कि इनके सारे विजय अभियानों को असफल कर दिया। इसके लिए इसने जो है यानी कूटनीति का प्रयोग किया और कुछ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो वैवाहिक संबंध, वैवाहिक ठीक है, वैवाहिक संबंध में अगर हम बात करते हैं तो इसने जो है दोस्तों सर्वप्रथम नागवंश की राजकुमारी, ठीक है, नागवंश की राजकुमारी यानी नागवंश, तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की, कुबेर नागा से शादी की। कुबेर नागा से शादी की, इसका मतलब है ये नागवंश जो था ये मथुरा और पद्मावती इनके आसपास का क्षेत्र जो है नाग राजाओं के जो है यानी कि अधीन था। तो नाग राजाओं के अधीन ये जो है क्षेत्र था। तो यहाँ नागवंश के जो है राजा बेसिकली क्या शासन कर रहे थे। तो इसने जो है यानी कि अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, और राज्य का विस्तार करने के लिए इसने जो है कुछ जो है राजनीतिक वैवाहिक संबंध बनाए। तो इसमें जो है प्रथम दृष्टि में इसने जो है कुबेर नागा से शादी की और इसी कुबेर नागा से पद्मा यानी कि हम कह सकते हैं प्रभाकर देवी गुप्त जो थी वो उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि कुबेर नागा से जो है बेसिकली इसको एक बेटी पैदा होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय को एक हम कह सकते हैं बेटी होती है, उसका नाम होता है प्रभाकर देवी गुप्त। ठीक है, तो कुबेर नागा से उसको एक बेटी होती है, बेटी का नाम होता है प्रभाकर देवी गुप्त। ये होती है इसकी बेटी। ठीक है,
अब ये दूसरा वाकाटक वंश, ठीक है। वाकाटक वंश मध्य भारत में राज कर रहा था और समुद्रगुप्त के समय भी ये कर रहा था वाकाटक वंश। और ये वाकाटक वंश जो था बेसिकली मध्य भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी राज कर रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वाकाटक वंश का जो राजकुमार था, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री की शादी करवाता है, प्रभाकर देवी गुप्त की शादी करवा देता है, ठीक है। क्योंकि इसको पता है कि मध्य देश के राजाओं से या मध्य देश से हमने जो है अगर सही संबंध स्थापित नहीं किए, इनसे हमारे मैत्री संबंध नहीं हुए, तो जो है ये पश्चिम भारत पर अपना जो है अधिकार नहीं जमा सकता था। यानी कि मालवा और काठियावाड़, गुजरात, सौराष्ट्र पर राज जताने के लिए और उन पूरे जो है साम्राज्य को अधीन लाने के लिए इसका वाकाटक नरेशों के साथ जो है संबंध जो है मजबूत होना ये अनिवार्य था। इसलिए जो है इसने वाकाटक नरेश, ठीक है, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री साथ प्रभाकर देवी गुप्त की शादी करवाई। शादी तो ये प्रभाकर देवी गुप्त की शादी होती। उद्देश्य मैंने बता दिया कि मध्य देश को जो है मध्य देश से ही ये गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, पूर्व मालवा पर जो है पूर्व मालवा के बाद में जो है ये अधिकार जो है कर सकता था काठियावाड़ी इलाके में। यहाँ पर ये जो है इन जो है पूरे जहाँ पर अभी क्या कर रहे थे, शक जो है राजा जो है राज्य कर रहे थे इन गुजरात और काठियावाड़ इलाकों में। तो शकों से जो है यानी कि शकों से इसका मुकाबला करने के लिए वाकाटक जो है नरेश का साथ होना बहुत ज़रूरी था। इसी के कारण इसने जो है ये वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। तो इसने जो है वैवाहिक संबंध जो है इसके साथ स्थापित किया। अब हम बात करते हैं कि इसने कदम वंश, ठीक है, कदम वंश ये कुंतल यानी कि हम कह सकते हैं कदम वंश कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में जो क्या कर रहे थे, ये वंश जो था कर्नाटक के क्षेत्र के आसपास में जो है राज्य कर रहे थे, ठीक है। तो कर्नाटक का क्षेत्र इनके जो है अधीन आता था और इसी समय जो वहाँ का जो राजा था काकुस्वर्मन की जो पुत्री थी वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था कुमारगुप्त, उससे शादी होती है। तो काकुस्वर्मन की पुत्री की शादी, वर्मन की पुत्री की शादी काकुस्वर्मन की पुत्री की शादी किसके साथ होती है? इसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के साथ होती है, ठीक है। तो शादी कुमारगुप्त प्रथम के साथ होती है, ठीक है। तो ये जो है ये वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये पूरी तरह से राजनीतिक जो है संबंध थे, जिसके कारण ये जो है क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था दोस्तों। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हमने जैसे बात की कि इसके द्वारा कुछ जो है सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। तो इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, जैसे मैंने कहा कि इसने शकों को पराजित किया, तो वाकाटक जो नरेश थे और जो है गुप्तों की सामूहिक शक्ति ने जो है शक जो है क्षत्रपों का पश्चिम भारत में विनाश किया। और उस समय संभवतः रुद्रसेन, ये रुद्रसेन है, वाकाटक नरेश का नाम क्या है? रुद्रसेन, ठीक है। और जो है जो शक राजा था वो संभवतः रुद्रसिंह तृतीय था, और रुद्रसिंह तृतीय को हराकर इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो हम कह सकते हैं कि
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक नरेश रुद्र सिंह तृतीय को, संभवतः रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, तो इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है ये धारण करता है। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के, देखो इसने रजत, तांबे तथा स्वर्ण तीनों सिक्के जो है चालू या तीनों सिक्के जो है हम कह सकते हैं इसने तीनों सिक्कों की शुरुआत की। तो रजत, तांबे और स्वर्ण तीनों सिक्कों की शुरुआत करता है और संभवतः ये प्रथम शासक होता है, गुप्त शासक, जिसने रजत सिक्कों की शुरुआत की। ठीक है, तो संभवतः ये प्रथम शासक होता है जिसने जो है चांदी के सिक्कों की, रजत यानी चांदी के सिक्कों की शुरुआत की। गुप्त वंशीय ऐसा कौन सा शासक था, प्रथम शासक अगर आ जाए जिसने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब इसके जो स्वर्ण सिक्के थे, जिसको यानी कि हम कह सकते हैं गुप्त काल में दिनार कहा जाता था, तो वो कौन कौन से सिक्के इसने चलाए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि उसने जो है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, ये मैं आपको बताया पहले भी कह चुका हूं कि ये सबसे ज्यादा धनुर्धारी प्रकार, ठीक है, सिंह निहंता प्रकार, ठीक है, अश्वरोही प्रकार, ध्वजधारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, अश्वरोही प्रकार, ठीक है, ध्वजधारी प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, ठीक है, और पर्यंक प्रकार। एक चलाया इसने पर्यंक राजा रानी स्थिति प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है पर्यंक मतलब पलंग, इस पर राजा को पलंग पर बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो पर्यंक प्रकार में राजा को पलंग पर बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, पर्यंक राजा रानी स्थिति प्रकार, यानी इसमें राजा रानी को एक दूसरे के सामने पलंग पर बैठे हुए दिखाया गया है। तो इस तरह के जो है हमको सिक्के जो है बेसिकली यहां पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिक्के जो है बेसिकली किसके मिलते हैं हमको, ये मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार, सिंह निहंता प्रकार। वहां पर समुद्रगुप्त के समय हमको मिलता है व्याघ्र निहंता प्रकार। ठीक है, तो व्याघ्र निहंता प्रकार, और यहां पर हमें मिलता है सिंह निहंता प्रकार, अश्वरोही प्रकार, इसमें राजा को अश्व पर बैठे हुए बताया गया है। ठीक है, ध्वजधारी प्रकार, ध्वजधारी में ऐसा है कि राजा जो है यानी कि यज्ञ में आहुति दे रहा है
और उस एक वामन जो है छत्र धारण किया हुआ है। तो राजा के ऊपर एक वामन यानी ब्राह्मण ने जो है छत्र का जो है धारण किया हुआ है और राजा जो है यज्ञ में आहुति दे रहा है। इस प्रकार का सिक्का हमको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बेसिकली समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है बारे में जो है हमको जानकारी देता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी के एक अच्छे खासे जो है स्रोत के बारे में भी हम कह सकते हैं कि सिक्के एक अच्छे खासे स्रोत होते हैं किसी भी राजा की या उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में या उसके कला और इतिहास को जानकारी लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में 9 रत्न रहते थे। ठीक है, ये हम सबको ध्यान है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे। और ये 9 रत्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इनकी भी बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में 9 रत्न, ये कौन कौन से थे? इसमें सबसे पहले नाम आता है कालिदास का, और कालिदास इसमें सबसे प्रमुख था। ठीक है, हम सब ने कालिदास के बारे में पढ़ा है। बहुत ही महान विद्वान संस्कृत भाषा का पंडित, जिसने बहुत सारे जो है किताबें लिखी हैं। उसके जो मुख्य पुस्तकें हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मुख्य पुस्तकें, ठीक है, तो मुख्य पुस्तकें जो है वो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, ये पुष्यमित्र जो शुंग होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, पुष्यमित्र शुंग वही जिसके यानी मौर्य राजा, अंतिम मौर्य राजा वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है, उसका पुत्र होता है अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम के संबंध के बारे में जो है ये जानकारी इसमें मिलती है, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र के बाद में मेघदूतम, ठीक है, रघुवंशम जो कुमार संभवम, तो ये कुछ जो है प्रमुख किताबें जो है मैं कालिदास की जो आपको एग्जाम में आती है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं। कालिदास के बाद में इसका जो दूसरा व्यक्ति था वो वराहा मिहिर। ठीक है, वराहा मिहिर यानी ये ज्योतिषी थे, ज्योतिष थे, फलक ज्योतिष के जो है प्रमुख के रूप में इनका नाम आता है। तो फलक ज्योतिष थे ये। ठीक है, और इन्होंने भी जो है हम कह सकते हैं पुस्तकें इनकी बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका, ये प्रमुख किताबें वराहमिहिर की। वराहमिहिर के बाद में वेताल भट्ट। ठीक है दोस्तों, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट थे जादूगर। ठीक है, वेताल भट्ट क्या थे? जादूगर। अब हम बात करते हैं कि जब हमने वेताल भट्ट की बात की तो हम बात करते हैं कि शंकु की। ये शंकु जो थे
वास्तुकला में महारत थे। तो ये वास्तुकला में महारत थे शंकु। फिर हम बात करते हैं घटकरपर की। ये कूटनीतिज्ञ थे। ये क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। छपणक, ये भी क्या थे? छपणक भी ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। तो छपणक क्या थे? ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह जो है अमरकोश लिखी इन्होंने, ठीक है। तो अमरकोश लिखी, इनकी मुख्य पुस्तक जो है अमरकोश, ठीक है दोस्तों। तो हमने लिखा, देखिए कि छपणक, घटकपर, शंकु, वेताल भट्ट, वराहमिहिर, ठीक है, वररुचि, तो ये जो वररुचि थे ये व्याकरण शास्त्र के जो है ज्ञाता थे। तो वररुचि व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता, वररुचि व्याकरण शास्त्र की ज्ञाता। और अंतिम रूप से हमारे पास में जो बचता है वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी, धन्वंतरी चिकित्सक थे। दोस्तों ये जो है हमने देखा कि ये 9 रत्न रहते थे चंद्रगुप्त के दरबार में। पहला कालिदास, ये सबसे प्रमुख थे 9 रत्नों में से। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम मैंने बताया, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, ठीक है, और जो है कुमार संभवम, ठीक है। फिर वराहमिहिर ज्योतिष थे। इनकी पुस्तकें जो है बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका, ये इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें थी। वेताल भट्ट जादूगर थे। शंकु वास्तुकला, घटकरपर कूटनीतिज्ञ थे। छपणक ज्योतिषी थे। अमर सिंह जो है ये मुख्य पुस्तक इनकी अमरकोश थी, ठीक है। वररुचि व्याकरण जो है विद्वान थे, व्याकरण के विद्वान थे। और धन्वंतरी जो है चिकित्सक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें हमने की, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत में जो प्रसिद्ध व्यक्ति आता है, यानी कि चंद्रगुप्त शासन के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आता है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो फाहियान जो है भारत में आता है, चीनी यात्री। ये फाहियान जो है भारत में, फा का मतलब होता है धर्म, और यानी चीन में फा का मतलब होता है धर्म, आयान का मतलब होता है, या आयन का मतलब होता है यानी कि पंडित, तो आचार्य। तो आचार्य का मतलब होता है आयन, मतलब कि आचार्य। फा का मतलब होता है धर्म, तो धर्मा आचार्य। तो चीन में जो है फा का मतलब होता है धर्म, आयन या आइन का मतलब होता है आचार्य, धर्माचार्य, ठीक है। इसका बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम, ठीक है, अपना तो भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बचपन का नाम नहीं भूलना है, कुड़ इसका बचपन का नाम था, ठीक है, डमरू वाला, ठीक है। तो ये इसके बचपन का नाम था। ये 399 ईस्वी में भारत में आता है। कब आता है? 399 ईस्वी में भारत में आता है, ठीक है। और ये जो फाहियान था दोस्तों, फाहियान जो है बेसिकली भारत में जब आता है तो इसने जो है मध्य देश में,
मध्य देश में अपना जो है समय बिताता है। तो ये लगभग भारत में मध्य देश में जो है सबसे ज़्यादा समय बिताता है, 14 वर्ष तक भारत में रहता है। तो कितने वर्ष तक भारत में रहता है? जो 14 वर्ष भारत में व्यतीत करता है। या रुकता है, जो 14 वर्ष भारत में रुकता है। तो इसमें से ये जो है 3 वर्ष जो है पाटलिपुत्र भी रुकता है, ठीक है। तो 3 वर्ष पाटलिपुत्र भी रुकता है, ठीक है। और जो हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र ये कितने वर्ष रुकता है? 3 वर्ष। पाटलिपुत्र 3 वर्ष रुकता है। 6 वर्ष ये मध्य देश में रुकता है। अब हमने बात की कि इसकी एक पुस्तक है फो क्यो की। तो इसकी मुख्य पुस्तक है फ्यो क्यो की। इसने अपना यात्रा वृतांत लिखा है और यात्रा वृतांत में इसने जो है मध्य देश के बारे में ज़्यादा लिखा है, जानकारी दी है। और मध्य देश में, और इसने ये भारत में जो है यानी कि निःशुल्क चिकित्सा और जो है चंडालों के बारे में भी इसने जानकारी दी है। तो निःशुल्क जो है यानी कि निःशुल्क चिकित्सा के बारे में, चंडालों के बारे में इसने बहुत सारी जानकारी अपनी इस पुस्तक में दी है। और इसने ये भी कहा है कि मृत्युदंड नहीं दिया जाता था भारत में, और बहुत ही ज़्यादा जो है राजद्रोह बार बार कर दिया जाता था, तो उसका एक हाथ काट दिया जाता था। ये इसने जो है अपने इस यात्रा वृत्तांत में बताया। ये आता स्थल मार्ग से है और जाता ये क्या है? जल मार्ग से जाता है। तो भारत से ये जो है जल मार्ग से जाता है और आता जो है बेसिकली ये स्थल मार्ग से आता है। और दोस्तों ठीक है, 2 वर्ष इसने ताम्रलिपि या ताम्र जो है देश में जो है इसने यानी कि श्रीलंका में भी जो है ताम्रपर्णी, श्रीलंका को क्या बोला जाता है? ताम्रपर्णी। तो ताम्रपर्णी जो में जो है इसने 2 साल व्यतीत किए, ठीक है। तो 2 साल इसने जो है श्रीलंका में व्यतीत किए। 3 साल इसने अपनी पूरी यात्रा में, 14 साल जब भारत में रहा तो 3 साल इसने पाटलिपुत्र में भी जो है व्यतीत किए, या पाटलिपुत्र में ये 3 साल रुका। और इसकी प्रमुख पुस्तक जो है वो कौन सी है? फ्याक्यो की। फ्याक्यो की का इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ है, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। तो अब हमने ये इम्पॉर्टेंट बात, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन भारत में आता है, तो आपका आंसर होगा फाहियान जो है वो भारत में आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, एक्सट्रीमली सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो भारत में कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में जो आता है फाहियान आता है, चीनी यात्री होता है। तो ये कौन होता है? चीनी यात्री, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो है हमारे इस लेक्चर में चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो आज हम इस क्लास में कवर कर लिए। आगे की क्लास में हम आगे के गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी लेंगे जो इम्पोर्टेंट है।